Good morning class, how are you? I hope you are well with your family members. आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोलाइडल स्टेट से क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कोलाइडल सिस्टम के बारे में या कोलाइडल केमिस्ट्री में काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ एग्जाम्पल हम अपने सामने रख सकते हैं। जल में, वाटर में NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दें, डिसॉल्व कर दें, आप देखेंगे एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, स्टेबल होगा, और उसमें जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसको हटा दीजिए, अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं। एक सॉल्यूशन का अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया कि एक सॉल्यूशन हम लोगों को लेना है वाटर प्लस NaCl। ये सॉल्यूशन लेकर के इसको तैयार करेंगे, ये ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, स्टार्च। वाटर में स्टार्च मिला देते हैं। इसमें वाटर लिया हुआ है, इसमें स्टार्च मिला देते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। एक और साथ में तो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इस सॉल्यूशन में वाटर के साथ सॉइल, मिट्टी मिला दीजिए, सैंड मिला दीजिए, या सैंड का जो वो छन्ने के बाद मिलता है, रेत बोलते हैं, उसको मिला दीजिए। ये तीन सॉल्यूशन आपके सामने हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। वाटर प्लस स्टार्च का सॉल्यूशन जो है आप कोलाइडल सॉल्यूशन की श्रेणी में आएगा। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये जो है सस्पेंशन है। ये सस्पेंशन की श्रेणी में आएगा। ये जो सॉल्यूशन होता है ये रियल सॉल्यूशन होता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। दोनों होमोजीनियस, एक समान हो जाते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन की जो रियल डेफिनेशन है वो यही फॉलो होती है। दो पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। लेकिन यहां देखें, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है, वाटर यानी पानी में स्टार्च मिला दें तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो आंखों से हमें होमोजीनियस दिखता है, परंतु रियल में वो होमोजीनियस नहीं होता है, वास्तव में वो हेटेरोजीनियस होता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप स्टार्च को या महीन आटा को पानी में घोल दें तो भी वो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेज में रहेगा। ज्यादा बड़े पार्टिकल होंगे फ्लोर के तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो सस्पेंशन की श्रेणी में भी आ जाते हैं। तो ये वाटर प्लस NaCl का जो मिक्सचर है वो ट्रू सॉल्यूशन में आता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में वाटर प्लस स्टार्च है, या वाटर के साथ गोंद मिला दीजिए, पानी के साथ गोंद मिला दीजिए, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन में मिट्टी के साथ पानी या रेत को पानी में मिला दें तो ये सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको सस्पेंशन। ये सॉल्यूशन स्टेबल होता है। इसमें विलेय के मॉलिक्यूल यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नीचे सेटल डाउन नहीं होते। इसमें भी सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन इसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। इस सेटल डाउन होने की जो प्रोसेस है उसको सस्पेंशन कहा जाता है। इसीलिए इन सॉल्यूशन का नाम भी रखा है सस्पेंशन। कहीं आपने देखा हो सरकारी महकमे में कोई अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वाह को ठीक से नहीं कर पाता है, या अन्य किसी कारण से उसको एक पद से हटा दिया जाता है, उसको भी कुछ समय के लिए सस्पेंशन कहा जाता है। तो बेटे ये ट्रू सॉल्यूशन है जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे।
ये कोलाइडल सॉल्यूशन है वाटर प्लस स्टार्च, और ये सस्पेंशन होता है वाटर प्लस सॉइल और सैंड, ये सस्पेंशन की श्रेणी में आता है। तो चलिए हमने ये इसको जाना था, ये होमोजीनियस होता है, ये भी होमोजीनियस देखने को मिलते हैं, ये होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं। स्टेबल सॉल्यूशन है, ये भी स्टेबल सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और ये सस्पेंशन जो है अनस्टेबल होते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो टोटली ट्रांसपेरेंट होगा। ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो टर्बिड होते हैं, मतलब धुंधले होते हैं, और इनके सॉल्यूशन अपारदर्शी होते, ओपेक होते हैं, आर पार उनमें नहीं देखा जा सकता। तो ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो अब हम आज कुछ नया डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। अब जरा जान लेते हैं ये डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। चलिए, अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, किसी सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, उनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज का होता है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें पार्टिकल का रेंज 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य का होता है। और जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है उसमें जो साइज होता है 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर से प्लस होता है, इससे ज्यादा होता है। तो ये साइज हमने बता दिया कि ट्रू सॉल्यूशन में विलेय सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन में सॉल्यूट मतलब विलेय के मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है। तो चलिए, इसको जानने के बाद अभी हम एक कोलाइडल सिस्टम के बारे में एक कंसेप्ट जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं उसको अभी हम क्लियर करते हैं। इसके बाद हम जो है क्लासिफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग कोलाइडल सिस्टम के बारे में देखें। अगर हम बात करें कोलाइडल सिस्टम की बात करें कि कोई कोलाइडल सिस्टम है, तो वो कोलाइडल सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। कोलाइडल सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक जो होता है वो विलेय होता है, और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं विलायक। ये कोलाइडल सिस्टम में विलेय और विलायक मान्य नहीं है, इनके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। विलेय ना कह करके हम उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, और इधर विलायक ना कह करके उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। विलायक के स्थान पर परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, विलेय के स्थान पर परिक्षिप्त प्रावस्था का प्रयोग करते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था। अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। तो हम लोग कोलाइडल सिस्टम को विलेय और विलायक के नजरिए से ना देखें,
प्रक्षिप्त प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम के हिसाब से देखें, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर देखें। तो ये कोलाइडल सिस्टम को समझने का एक तरीका है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रक्षिप्त प्रावस्था वो होती है जैसे पानी में नमक मिला दिया, सोडियम क्लोराइड को पानी में मिला दें तो सोडियम क्लोराइड गायब हो जाता है, तो सोडियम क्लोराइड प्रक्षिप्त प्रावस्था मानी जाएगी, और जो पानी होगा वो डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम कहलाएगा। प्रक्षेपण माध्यम कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग गोंद को पानी में मिला दें, गोंद होता है ग्लू, उसको पानी में डाल दें, ये स्टार्च को पानी में डाल दें, तो जो स्टार्च है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था, क्योंकि स्टार्च पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, स्टार्च को पानी में डिजॉल्व करेंगे, स्टार्च गायब हो जाएगा, उसे कहते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। सीधे शब्दों में हम माने कि विलयन में जो चीज छिप जाती है उसे हम प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जिस चीज में कोई पदार्थ छिप जाता है उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग, तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम, तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन हमको प्रेजेंट करना है। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम। अभी हम लोगों ने डिस्पर्सन मीडियम के बारे में जाना, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। अगर हम स्टार्च प्लस पानी के कोलाइडल सिस्टम की बात करें, स्टार्च को आपने जल में घोला है, वाटर में डिसॉल्व किया है, तो जो एक कोलाइडल सिस्टम बनेगा वहां स्टार्च क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, या यूं कहें कि विलेय स्टार्च है और विलायक क्या है, पानी। जो विलायक होता है उसको मीडियम कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो विलायक होता है वो डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो चलिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन को। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलॉइडल सिस्टम को निम्न 4 भागों में रखा गया है। 4 भाग बना करके रख दिए, उनको डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बांट दिया है। तो पहला जो भाग कहलाता है उसे कहते हैं एरोसोल। जो दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं हाइड्रोसोल, और जो तीसरा भाग होता है उसे कहते हैं एल्कोसोल, और जो चौथा भाग होता है उसको कहते हैं बेंजोसोल। तो बेटे कोलाइडल सिस्टम के 4 हिस्से कर दिए, एक एरोसोल कहलाता है, एक हाइड्रोसोल कहलाता है, एक एल्कोसोल कहलाता है, एक बेंजोसोल कहलाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि डिस्पर्सन मीडियम विलायक होता है। जब विलायक एयर होती है तो हम उसको एरोसोल कहते हैं, जब विलायक यानी प्रक्षेपण माध्यम जल होता है तो उसको हाइड्रोसोल कहते हैं, और जब प्रक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है तो उसको एल्कोसोल कहते हैं, और जब माध्यम बेंजीन होता है तो उसको बेंजोसोल कहते हैं। आमतौर पे इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है
इसलिए इनके आधार पर इनको नाम दिया गया है। वैसे परिक्षेपण माध्यम कुछ भी रखा जा सकता है, उसी आधार पर इनको परिवर्तित भी किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लें कि जो एरोसॉल क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। जब परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन मीडियम, ध्यान रखेंगे, डिस्पर्सन मीडियम एयर हो तो उसे एरोसॉल कहते हैं। अगर हमसे पूछे एरोसॉल क्या है, तो हमें केवल यह बताना डिस्पर्सन मीडियम अगर एयर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है विलायक। और विलायक शब्द हमको बोलना नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे विलायक क्यों बोलना पड़ रहा है। चलिए ये बात इसकी हो गई। चलिए अब हाइड्रोसॉल के बारे में बात करेंगे। इसमें लिखना पड़ेगा हमें, जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर हो तो उसे हाइड्रोसॉल कहते हैं। वाटर हो तो उसे हाइड्रोसॉल कहते हैं। जैसे मिट्टी को पानी में घोल दिया है, ये क्या बनेगा, हाइड्रोसॉल। अभी एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे, स्टार्च को पानी में घोल दिया है, स्टार्च डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये जो कोलाइडल सिस्टम बनेगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोसॉल कहेंगे। धूल उड़ रही है, धूल, बहुत सारी धूल उड़ रही है, आंधी चल रही है, तो वो किस श्रेणी में आएगा भैया, आंधी में हवा माध्यम है, धूल के कण जो है, धूल के कण सॉल्यूट है, डिस्पर्स्ड फेज है, और डिस्पर्सन मीडियम हवा है। तो इसके एरोसॉल की श्रेणी में धूल, धुआं, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। चलिए हाइड्रोसॉल हो गया, हाइड्रोसॉल का एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया। एल्कोसॉल क्या होता है, हम लोग लिखेंगे जब डिस्पर्सन मीडियम एल्कोहल हो तो उसे एल्कोसॉल कहते हैं। ये एल्कोसॉल आमतौर पे होम्योपैथी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। कई और सारी मेडिसिन बनती हैं जिनमें जो मेडिसिन है एल्कोहल में घोल करके मरीजों को दी जाती है। एल्कोसॉल, अभी आप लोगों ने सैनिटाइजर देखे होंगे, सैनिटाइजर बहुत ज्यादा मार्केट में है, मौसम भी ऐसा चल रहा है कोरोना की वजह से। तो जो सैनिटाइजर होता है उसमें 70 to 80% एल्कोहल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो एल्कोसॉल की श्रेणी में आ जाता है। चलिए अब बात कर रहे हैं बेंजोसॉल। बेंजोसॉल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, केवल आपको इतना बताना है, जब माध्यम यानी विलायक, जब माध्यम यानी विलायक बेंजीन हो तो बेंजोसॉल कहते हैं। जब डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन हो तो उसे बेंजोसॉल कहते हैं। तो बेटे ये हमने आपको कोलाइडल तंत्र का एक क्लासिफिकेशन बता दिया डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर। डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, उस आधार पर उस कोलाइडल सिस्टम को किस नाम से पुकारा जाता है, ये आप पीछे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं एक एरोसॉल होता है, और एरोसॉल तब कहेंगे जब कहीं एयर का जिक्र हो रहा हो। अगर मीडियम एयर है तो एरोसॉल है, अगर मीडियम वाटर है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको वाटर है तो हाइड्रोसॉल कहेंगे। अगर मीडियम एल्कोहल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कोसॉल कहेंगे। एल्कोहल है तो एल्कोसॉल कहेंगे। डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो उसको हम लोग बेंजोसॉल कहते हैं। ये बेटे क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम और द नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम की प्रकृति क्या है,
या डिस्पर्सन मीडियम क्या है, उस आधार पर क्लासिफिकेशन हो गया। तो चलिए इसको हम लोग स्क्रीनशॉट के रूप में ले लें और लिख लें अपनी नोटबुक में। चलिए अब अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसके बाद तो हम लोग जान गए हैं कि कोलाइडल सिस्टम डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, एरोसोल, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल और बेंजोसोल। अगले टॉपिक पे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। एक कोलाइडल सिस्टम का एक और दृष्टिकोण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, यानी डिस्पर्स्ड फेज यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था पर किस प्रकार का आवेश है, उस आधार पर वर्गीकरण। तो चलिए अभी मैं यहां नोट करता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज। यानी अभी हमने आपको बताया था कोलाइडल सिस्टम में 2 ही चीजें होती हैं, एक होती है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं जो दिखाई नहीं देती है, और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम जिसमें कोई फेज छिपी हुई होती है, कोई पदार्थ छिपा हुआ होता है। डिस्पर्सन मीडियम विलायक के जैसा होता है और डिस्पर्स्ड फेज विलेय यानी सॉल्यूट के जैसा होता है। तो अब हम जानते हैं डिस्पर्स्ड फेज पर चार्ज कैसा है, उस आधार पर हमने क्लासिफाई किया है कोलाइडल सिस्टम को। तो इस आधार पर कोलाइडल सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो पार्ट है कोलाइडल सिस्टम का, उसको कहते हैं पॉजिटिव कोलाइड, यानी धनात्मक कोलाइड, और दूसरी कैटेगरी है जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक कोलाइड। तो बेटा जैसा कि हम लोग जानते हैं धनात्मक कोलाइड को पॉजिटिव कोलाइड कह सकते हैं, पॉजिटिव कोलाइड, और ऋणात्मक कोलाइड को कह देते हैं हम लोग नेगेटिव कोलाइड। नेगेटिव कोलाइड। अब ये धनात्मक कोलाइड और ऋणात्मक कोलाइड के बारे में हम लोग जान लें कि यदि कोई भी कोलाइडी तंत्र है उसमें जो विलेय के कण होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आवेश होता है, विलेय के कण होते हैं उन पर कोई ना कोई आवेश होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर निगेटिव चार्ज होता है। अपवाद स्वरूप ऐसे हो सकते हैं जिन पर कोई चार्ज ना हो और वो कोलाइडल तंत्र बनाते हो, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम बनाते हो। तो धनात्मक कोलाइड यानी पॉजिटिव कोलाइड्स और नेगेटिव कोलाइड 2 प्रकार के बेटे कोलाइड होते हैं। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज के कणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको धनात्मक कोलाइड कहते हैं। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धन आवेश होता है तो धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं, और जब ऋण आवेश होता है तो ऋणात्मक कोलाइड कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग जान लें ऋणात्मक कोलाइड के बारे में, कुछ टिप्पणियां कर देते हैं। यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर पॉजिटिव चार्ज समझते ना, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे धनात्मक कोलाइड कहते हैं, या उसे हम लोग पॉजिटिव कोलाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में पॉजिटिव कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल पे ही आते हैं। एक लिख दिया ये किस प्रकार का कोलाइड है, धनात्मक, ऋणात्मक, और एक आधा एग्जाम्पल और दे दिया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो एग्जाम्पल याद रखें, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं।
मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के कोलाइड जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं FeOH का होल थ्राइस है, AlOH का होल थ्राइस है। ये जो है पॉजिटिव कोलाइड्स है, इनका जो पार्टिकल होता है, जो डिस्पर्स्ड फेज प्रक्षिप्त प्रावस्था का जो कण होता है उसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज आयन लगे होते हैं और वो पार्टिकल जो है पॉजिटिव होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था का कण पॉजिटिव होता है। ये इसके अलावा हम लोग इसके एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं बेसिक डाई, जिसको हम लोग हिंदी में क्षारीय रंजक बोलते हैं, क्षारीय रंजक यानी बेसिक डाई कह सकते हैं इसको, बेसिक डाई। और हीमोग्लोबिन, बेसिक डाई यानी हीमोग्लोबिन भी इसी में आता है, और भी मिथिलीन ब्लू इसमें आता है, मिथिलीन ब्लू। ये सब के सब धनात्मक कोलाइड है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय रंजक जिसको इंग्लिश में बेसिक डाई कहते हैं, हीमोग्लोबिन, मिथिलीन ब्लू, ये सब के सब जो है धनात्मक कोलाइड की श्रेणी में आते हैं और इनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धन आवेश होता है। हमने लिखा हुआ है जब प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे धनात्मक कोलाइड कहते हैं, और धनात्मक कोलाइड के ये सभी एग्जाम्पल हो गए। इनको नोट कर लें और याद रखें। चलिए अब मैं बात करता हूं ऋणात्मक कोलाइड के संबंध में। तो ऋणात्मक कोलाइड जैसा कि आपने डेफिनेशन में यहां लिखा, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। अब यहां लिखेंगे जब प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, के कणों पर ऋण आवेश होता है तो उस तंत्र को ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड कहते हैं या ऋणात्मक नेगेटिव कोलाइड कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऊपर उसका इंग्लिश वर्ड नाम लिखा हुआ है। अब हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इसके एग्जाम्पल कुछ ज्यादा हैं। धातुओं, जितने भी धातु हैं कोई कोलाइड बनाते हैं हम लोग, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो इन सबके जो कोलाइडल सॉल हैं वो सब के सब निगेटिव कोलाइड की श्रेणी में आते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन कौन सी मेटल के हैं? कॉपर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सारी मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं और ये सब के सब निगेटिव कोलाइड्स हैं। धातुएं पॉजिटिव नेचर की होती हैं लेकिन इसका कोलाइडल सॉल्यूशन ध्यान रखेंगे जस्ट अपोजिट, निगेटिव आता है। आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 एक निगेटिव कोलाइड है। आर्सेनियस सल्फाइड याद रखेंगे, AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड। साथ में कैडमियम सल्फाइड CDS येलो कलर का होता है, यह भी निगेटिव कोलाइड है। स्टार्च, मिट्टी का विलयन, स्टार्च का विलयन, मिट्टी का विलयन, स्टार्च का विलयन, मिट्टी का विलयन। इयोसिन एक पदार्थ होता है, इयोसिन बोलते हैं जिसे, ये भी सब्सटेंस जो इयोसिन है वो निगेटिव कोलाइड होता है। साथ में यहां क्षारीय रंजक धनात्मक कोलाइड में है और यहां लिखेंगे अम्लीय रंजक, अम्लीय रंजक जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिक डाई। अम्लीय रंजक एसिडिक डाइज जो कि इस श्रेणी में आते हैं, निगेटिव कोलाइड की श्रेणी में आते हैं, ये इस बात का ध्यान रखें।
तो अभी हमने बेटे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज के ऊपर दो प्रकार के चार्ज पॉसिबल हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर धन आवेश है तो धनात्मक कोलाइड कहलाते। ये सारे एग्जाम्पल हैं धनात्मक कोलाइड होने के। हीमोग्लोबिन, अभी हमने एक बात और नहीं बताई आपको, इसमें एक बात नोट कर सकते हैं, ब्लड यानी रक्त, रक्त के बारे में ध्यान रखेंगे। जो रक्त है वो निगेटिव कोलाइड है, जबकि हीमोग्लोबिन एक पॉजिटिव कोलाइड है, और जो ब्लड होता है वो एक निगेटिव कोलाइड होता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये उल्टा रिश्ता यहां पे कई बार भ्रम हो सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो बेटे ये अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर किस प्रकार का आवेश है, उस आधार पर हमने कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन कर दिया। आप इसको नोट कर लें, ध्यान रखें। मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ये और ये जो है धनात्मक कोलाइड की श्रेणी में आते हैं। क्षारी रंजक धनात्मक कोलाइड है, हीमोग्लोबिन धनात्मक कोलाइड है, मिथिलीन ब्लू धनात्मक कोलाइड है। इधर देखेंगे मेटल के कोलाइडल सिस्टम सारे के सारे निगेटिव होते हैं। आर्सेनियस सल्फाइड, सल्फर सॉल भी निगेटिव होता है, कैडमियम सल्फाइड निगेटिव है, स्टार्च का सॉल्यूशन निगेटिव कोलाइड है, मिट्टी का विलयन निगेटिव कोलाइड होता है, इओसिन अम्लीय रंजक एसिडिक डाइस, और रक्त, ये सब के सब निगेटिव कोलाइड होते हैं। इनको नोट कर लीजिए और तैयार करेंगे। चलिए अब इसको मिटाने के बाद एक अगला क्लासिफिकेशन का व्यू है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीएम एंड डीपी। डीपी मींस डिस्पर्स्ड फेज और डीएम मींस डिस्पर्सन मीडियम। तो डीपी का फिजिकल स्टेट क्या है, डीएम का फिजिकल स्टेट क्या है, यानी डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, उस आधार पर हम लोग क्लासिफाई करने का प्रयास करते हैं कोलाइडल सिस्टम को। तो इस आधार पर हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो उस टेबल को बनाने के लिए हम लोग चलिए यहां लिख रहा हूं मैं डिस्पर्स्ड फेज, जिसे हम लोग कहते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। यहां मैं लिख रहा हूं डिस्पर्सन मीडियम, जिसे हम लोग कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। यहां लिखेंगे कोलाइडल सिस्टम का नाम, और यहां लिखेंगे उदाहरण।
तो चलिए ये भी टेबल अपने पास अवेलेबल है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइडल सिस्टम का नाम और एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है प्रक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था क्या है। प्रक्षिप्त प्रावस्था की अवस्था क्या है? अगर सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो ऐसे हम कोलाइडल सिस्टम को सॉलिड सॉल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे डिस्पर्सन, ऐसे सिस्टम को हम लोग सॉलिड सॉल कहते हैं। अब बेटा ये विलेय है, ये विलायक की बात हो रही है, विलेय की बात हो रही है। डिस्पर्स्ड फेज लिखा हुआ है, प्रक्षिप्त प्रावस्था लिखा हुआ है, ये डिस्पर्सन मीडियम लिखा हुआ है, यानी प्रक्षेपण माध्यम लिखा हुआ है। विलेय ठोस है, विलायक भी ठोस है। विलेय ठोस है और विलायक लिक्विड है। विलेय ठोस है और विलायक गैस है। ये तो एक तंत्र हो गया। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा कि जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, प्रक्षेपण माध्यम सॉलिड, यानी डिस्पर्सन मीडियम जो है सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, मीडियम भी लिक्विड है और अब मीडियम गैस है। ये दूसरा ग्रुप हो गया बेटे। चलिए, और जो तीसरा ग्रुप है, पहला सॉलिड का हो गया, लिक्विड का हो गया, तीसरा हो गया गैस। मतलब जो विलेय है, जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है, वो गैस है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है और गैस के साथ लिक्विड है। और गैस के वो गैस में मिलाएंगे तो कोई कोलाइडल सिस्टम बनता ही नहीं है। गैस का गैस के साथ कोई कोलाइडल सिस्टम नहीं बनता है, ये ध्यान रखें। तो केवल सॉलिड का 3 के साथ कोलाइडल सिस्टम बन जाएगा, लिक्विड का भी 3 के साथ कोलाइडल सिस्टम बन जाएगा, गैस का केवल 2 के साथ बनेगा, क्योंकि गैस का गैस में समांगी हो जाता, होमोजीनियस। और कोलाइडल सिस्टम उसे कहते हैं जो हेट्रोजीनियस हो। सामान्यतः हमें होमोजीनियस दिखे, लेकिन रियल में वो कैसा होना चाहिए? हेट्रोजीनियस होना चाहिए। अब अगर सॉलिड को सॉलिड में मिलाया गया तो इसका नाम क्या होता है? इसको कहते हैं सॉलिड सॉल। ये ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल। सॉलिड को अगर लिक्विड में मिलाया गया है तो इसको हम नाम देते हैं केवल सॉल। सॉलिड को अगर किसी लिक्विड में मिलाया गया तो उसको केवल सॉल कहते हैं। आप सॉल कह सकते हैं, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं सॉल। और इसको कहते हैं ठोस सॉल। ठीक है, अच्छा, सॉलिड चीज जब गैस में हो तो उसको एरोसॉल कहते हैं। सॉलिड चीज जब गैस में छिपी हो तो हम उसे एरोसॉल कहते हैं। अभी हमने डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सिस्टम को पढ़ा था, तो हमने 4 प्रकार के कोलाइडल सिस्टम पढ़ा था। उनमें से जो फर्स्ट है वो एरोसॉल है। एरोसॉल कब होता है? जब डिस्पर्सन मीडियम गैस यानी एयर हो, और सबसे ज्यादा अवेलेबल गैस कोई है तो वो एयर है। तो हम आमतौर पे सॉलिड को गैस के साथ उसको एरोसॉल ही कहते हैं। चलिए, इसके बाद बेटे लिक्विड जब सॉलिड में है तो उसको हम लोग जेल कहते हैं। लिक्विड जब गैस में है तो उसको हम लोग जेल कहते हैं। लिक्विड जब लिक्विड में है तो उसको इमल्सन कहते हैं। इसको हिंदी में पायस कहते हैं। और जब लिक्विड गैस के साथ है तो उसको लिक्विड एरोसॉल कहते हैं।
ये एरोसॉल होता है, सॉलिड गैस में छिपा है, तो एरोसॉल लिक्विड गैस में छिपा है तो उसको लिक्विड एरोसॉल कहते हैं। गैस सॉलिड में छिपा है तो हम इसको सामान्यतः अवशोषित गैसें कह सकते हैं। सामान्यतः इसको हम लोग, तो चलिए अगर गैस सॉलिड में है तो उसको सॉलिड फॉर्म कहेंगे, गैस लिक्विड में है तो उसको फॉर्म कहते हैं या फिर फ्रॉथ कहते हैं। तो अभी आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी इनके एग्जाम्पल लिखने के बाद और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सॉलिड सॉल्ट की श्रेणी में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं उनको ध्यान रखेंगे। इसमें मिश्र धातु आती हैं, मिश्र धातुएं, सभी मिश्र धातुएं आ जाती हैं। मिश्र धातुएं आ जाती हैं, रंगीन कांच, स्वर्ण आभूषण, नीलम, पुखराज, मिश्र धातुएं, रंगीन कांच, स्वर्ण आभूषण, नीलम, पुखराज, ये जो कीमती नग है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। सॉलिड को जब लिक्विड में घोला गया तो उसको सॉल कहते हैं। इसमें आता है कीचड़। कीचड़ में क्या होता है? मिट्टी होती है, यानी सॉइल, वाटर के साथ। गोल्ड सॉल इसमें आ जाता है, एयू होता है वाटर के साथ, FeOH का होल थ्राइस वाटर। ये सारे कोलाइडल सिस्टम हम लोग देख ले, ये किस श्रेणी में आते हैं? सॉल की श्रेणी में आते हैं। कीचड़ है, गोल्ड सॉल है, धातुओं के सॉल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये सब के सब जो है सॉल की श्रेणी में आते हैं। सॉलिड सॉल में मिश्र धातुएं आती हैं, रंगीन कांच, स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, मिश्र धातुएं, पीतल है, कांसा है, ये सब उसी में आते हैं। नीलम, पुखराज, रंगीन कांच। सॉल के अंतर्गत ये कीचड़, मिट्टी प्लस पानी, गोल्ड सॉल, गोल्ड के परमाणु प्लस पानी होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। चलिए इसे अभी और लिख देते हैं। चलिए कुछ और जो शेष रह गए थे वो मैंने लिख दिए हैं। अभी हम लोग जान लें कि लिक्विड सॉलिड गैस के अंदर छिपा है, प्रक्षिप्त प्रावस्था सॉलिड है, प्रक्षेपण माध्यम गैस है तो उसे एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल में धूल, धुआं, आंधी आती है। धूल को अगर याद करें तो धूल के कण हवा में फैले हुए हैं, धुआं में भी कार्बन के पार्टिकल हवा में फैले हुए हैं। तो कार्बन के जो पार्टिकल ठोस होते हैं वो प्रक्षिप्त प्रावस्था है और हवा प्रक्षेपण माध्यम है। आंधी, आंधी में भी ऐसा ही होता है। लिक्विड सॉलिड में छिपा है उसे जेल कहते हैं। जैम, जेली, पनीर, फल, सब्जियां, आप किसी भी फल को देखें, फल को पुश करेंगे उसमें से जूस निकलता है। कहने का आशा यह है कि सॉलिड के अंदर छिपा है लिक्विड, प्रक्षिप्त प्रावस्था, छिपी हुई प्रावस्था क्या है? लिक्विड है, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? सॉलिड है। तो फल सब्जियां, पनीर, जैम, जेली, ये सब के सब जो है जेल की श्रेणी में आते हैं। जेल में प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है, प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है, यानी डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। अब लिक्विड में अगर लिक्विड और लिक्विड है दोनों आपस में मिसिबल है, मिश्रणीय है, आपस में होमोजीनियस है, तो वो कोलाइडल तंत्र नहीं बनाते हैं। कोलाइडल सिस्टम तब बनता है जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के में मिसिबल ना हो और उनके लिए हेट्रोजीनियस कंडीशन बने। तो लिक्विड लिक्विड का हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन, उसको इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन, जिसको हिंदी में पायस कहते हैं। दूध पायस में आता है, मक्खन, तेल प्लस पानी, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जो है इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है। लिक्विड गैस में छिपी है तो उसको लिक्विड एरोसॉल बोलते हैं,
बादल, बादलों को अगर याद करें तो पानी की बूंदें हवा में तैर रही हैं, तो वो लिक्विड एरोसॉल है। एरोसॉल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीडियम जो है एयर है, गैस है। बादल, कोहरा जिसे हम लोग फॉग कहते हैं, कुहासा, मिस्ट कहते हैं, ये सब के सब लिक्विड एरोसॉल की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो सिस्टम है गैस का सॉलिड के साथ, गैस जब सॉलिड में है तो उसको सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। इसमें अवशोषित गैसें, स्टायरीन, रबर, फोम, मतलब इस टाइप से जिनका गद्दे में इस्तेमाल होता है, सोफा आदि बनते हैं, पिलो वगैरह बनते हैं, वो सब में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो सॉलिड फॉर्म की श्रेणी में आते हैं। गैस चीज यदि लिक्विड में छिपी हुई है, गैस लिक्विड में है, तो उसे केवल फॉर्म या फ्रॉथ कहते हैं। पानी में हवा का बुलबुला, बारिश के समय पानी, बारिश होती है ना तो हवा का बुलबुला बनता है, वो भी फॉर्म कहें या फ्रॉथ कहें उसे। साबुन का झाग, साबुन का झाग निकलता है, वो भी जो है फॉर्म या फ्रॉथ की श्रेणी में आता है। शैम्पू का झाग, ये इतने भी झाग हैं उनका कंसेप्ट केवल यही है कि एयर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सन मीडियम कोई लिक्विड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक क्लासिफिकेशन का एक नजरिया हो गया, इसको तैयार करें। अब देखते हैं अगले प्रकार से क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो चलिए क्लासिफिकेशन का एक और सिस्टम अपने सामने है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कोलाइडी कणों के संरचना के आधार पर क्लासिफिकेशन, कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, अब इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है जिसे हम लोग डीपी कहते हैं, डीपी का मॉलिक्यूल ही कोलाइडल रेंज में होता है। जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है ना, उसका जो मॉलिक्यूल ही खुद कोलाइडल रेंज में होता है। और कोलाइडल रेंज जानते हो आप लोग कितना होता है, नियर अबाउट 1 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से ज्यादा और 2 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से कुछ कम। ठीक है, तो इस रेंज में होता है। तो इस डिस्पर्स्ड फेज का मॉलिक्यूल ही कोलाइडल रेंज में होता है। इसमें आ जाता है एल्ब्यूमिन्स आते हैं, सिलिकॉन्स आते हैं, रबर आती हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर कोलाइड्स है, सीधा इनका मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्स फेज का काम करता है। एसोसिएशन कोलाइड्स, एसोसिएशन कोलाइड्स में क्या होता है, ये कोलाइड छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। डीपी का जो कण होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। मतलब यहां जो डिस्पर्स्ड फेज का जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही डिस्पर्स्ड फेज का काम करता है। डिस्पर्स्ड फेज का मॉलिक्यूल ही कोलाइडल रेंज का, वो मॉलिक्यूल जो होता है वही कोलाइडल रेंज का होता है। लेकिन यहां जो इनका कण होता है वो कोलाइडल रेंज का नहीं होता है, तो छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़ा कण बन जाते हैं और वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। कणों के संगुणन से बनता है। संगुणन का मतलब होता है एसोसिएशन, जैसा कि नाम लिखा है एसोसिएशन कोलाइड्स, या इसी को एक और नाम से जानते हैं मिसिलर कोलाइड्स कहते हैं। एक संगठन बना करके ये कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। सल्फर इसमें आता है, साबुन, डिटर्जेंट जिसे अपमार्जक भी कहते हैं वो आते हैं इसमें। चलिए अब एक तीसरी कैटेगरी है इसी आधार पर, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, इसमें जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में होते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, जैसे प्रोटीन है, जिलेटिन है, स्टार्च है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। ये उच्च अणुभार वाले और पॉलीमर है। सीधा लिखा है कोलाइडल पार्टिकल स्वयं पॉलीमर के रूप में होते हैं। प्रोटीन एक पॉलीमर है, कई सारे अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। जिलेटिन भी, स्टार्च भी इसी प्रकार से ये मैक्रोमोलिक्यूल या मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन को आपके साथ रखने का प्रयास किया। डिफरेंट टाइप के जो है कोलाइडल सिस्टम है, अलग अलग आधार पर उनको क्लासिफाई करने का प्रयास हुआ है। मेरा प्रयास था कि इस वीडियो के माध्यम से क्लासिफिकेशन का अधिकांश हिस्सा मैं कवर कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ भाग अभी शेष है, उसको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा।
इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस वीडियो की मुख्य बातें पॉइंट आउट करें, उन पर प्रश्न बना करके अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें। इनसे माध्यमिक शिक्षा परिषद में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करूंगा इसी का क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा है, जिसे हम लोग कहते हैं द्रव्य स्नेही द्रव्य विरोधी कोलाइड, लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड पर डिस्कशन करूंगा। कुछ और जो बातें इसमें रह गई हैं उस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई हो, नहीं समझ में आई हो एक बार फिर से समझें, और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो या जो बात ज़्यादा प्रभावित की हो आपको। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद देखने के लिए।